यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए में कहा गया है बिने के द्वारा, ऑप्शन बी के अंदर कहा गया स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन सी में कहा गया टर्मन के द्वारा, और ऑप्शन यहाँ पे डी के अंदर कहा गया गेल्टन के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, सीडीपी टॉपिक पे आधारित। इसी टाइप के यहाँ पे आज हम और भी टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि सीटेट की तैयारी करते हैं और फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन का अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्या इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन होगा। यदि बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका बी वाला अर्थात यहाँ पे ईस्टर्न के द्वारा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बात किया जाए कि इसमें से क्या इसका ऑप्शन क्यों सही बैठता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि लब्धि एक्चुअल में होता क्या है, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है या आईक्यू की जो अवधारणा की क्या जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे बात के बुद्धि मापन और मनोविज्ञान जो है ये विकास से संबंधित है, अर्थात जो आईक्यू हमारा है ये जो होता है ये हमारे मनोवैज्ञानिक और बुद्धि विकास के मापन से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आईक्यू की जो अवधारणा का विकास है इसमें सबसे पहले जो 1883 और 1886 के बीच में फ्रांसीसी जो एक गेल्टन थे उन्होंने क्या है बुद्धि के आनुवंशिकी पर कार्य किया, लेकिन उन्होंने आईक्यू की कोई भी औपचारिक परिभाषा नहीं दी थी। उसके बाद फिर 1905 टू 1908 के बीच में अल्फ्रेड बिने आते हैं जो कि और उनके सहयोगी थियोडोर जो थे साइमन, उन्होंने भी थोड़ा सा मानसिक आयु जिसको हम मेंटल एज कहते हैं की अवधारणा दिया, लेकिन उन्होंने बुद्धि लब्धि जो कि यहाँ पे आईक्यू होता है इसको विकसित नहीं किया। फिर 1912 के अंदर विलियन जो स्टर्न थे उन्होंने थोड़ा सा आईक्यू की यहाँ पे बात की और आईक्यू की जो यहाँ पे अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी। तो उन्होंने एक सूत्र भी दिया जो सूत्र होता है आईक्यू बराबर जो मानसिक आयु होती है बते वास्तविक आयु ये होता है इंटू 100। फिर इसके बाद 1916 के अंदर लुई टर्मन जो आते हैं उन्होंने आईक्यू सूत्र को थोड़ा सा और विकसित किया और स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण बनाया गया जिसका व्यापक उपयोग जो हुआ। लेकिन हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीने वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही नहीं बैठता है क्योंकि इन्होंने किया, लेकिन आईक्यू शब्द और अवधारणा का औपचारिक जो प्रस्तावित केवल स्टर्न के द्वारा ही दिया गया था। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर कहा गया कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संवर्धित करती है। क्या करती है? विविधता को संवर्धित करती है। तो यहाँ पे पॉइंट ए में कहा गया कि भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर, या बी के अंदर कहा गया बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, या फिर कहा गया यहाँ पे सी के अंदर विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके या मानक निर्देश देकर और निष्पादन करने हेतु तो सामान्य मानक निर्धारित करना। अब यहाँ पे 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट के आधार पे यहाँ पे कुछ कूट बनाए गए अर्थात कुछ ऑप्शन बनाए गए हैं। तो आपको उन ऑप्शन में बताना होगा कौन सा करेक्ट होगा। यदि बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया ए बी सी और फिर यहाँ पे बी के अंदर कहा गया ए बी सी और डी चारों सही होंगे, या फिर कहा गया ए बी और डी सही होंगे, या फिर यहाँ पे कहा गया बी सी डी सही होंगे अर्थात बी सी और डी सही होंगे, ए नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें इसमें से कौन से ये जो ए बी सी 4 पॉइंट है इनमें से अगर आपका सही पॉइंट की बात करें तो इसमें से जो आपका पहला दूसरा और थर्ड अर्थात ए बी सी सही होगा, डी वाला नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मानक पे बात की गई। थोड़ा सा डिटेल से भी अगर हम चाहें तो इस पे बात कर सकते हैं। तो डिटेल से ये बात हो जाएगी कि कक्षा में विविधता का जो समर्थन होता है जिसको हम प्रमोशन भी कहा जाता है ऑफ द डाइवर्सिटी। तो प्रमोशन का अर्थ होता है कि सभी पृष्ठभूमि या क्षमताओं और अधिगम शैली वाले बच्चों को समान और सीखने की समान अवसर भी क्या दिए जाने चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए और समान अवसर जो है वो सीखने के दिए जाने चाहिए। लेकिन कथन ए में यहाँ पे कहा गया था कि भिन्नताओं को स्वीकार कर उन्हें महत्व देना। तो ये बात सही है कि भिन्नताओं को स्वीकार करना भी चाहिए, इससे ऑप्शन हमारा ए वाला सही बैठ जाता है। ऑप्शन बी में कहा गया था बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी स्वीकार करना, वो भी
बी सही हो जाएगा। सी में कहा गया था अलग अलग अधिगम शैलियां, चाहे वो श्रव्य हो, दृश्य हो, स्पर्श स्वतंत्र, इनको भी स्वीकार करना। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पे बात किया जाए, कहा गया था कि सभी के लिए एक सा मानक। अब यहाँ पे मानक पे बात की गई, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया जा रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा केवल ए, बी और सी सही बैठता है, डी वाला इनकरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही। कहने का मतलब एक अध्यापिका है, वो क्लास के अंदर कहती जिसके अंदर ज्यादा धार हो उनको रुई से ढक दो और ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करो जो छूने से आसानी से महसूस की जा सके कि कौन सी वस्तु है, तो इससे संबंधित है। तो ये किस प्रकार के विद्यार्थियों को वो यहाँ पे बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन ए में कहा गया दृष्टि विकलांग को, और यहाँ पे ऑप्शन बी में कहा गया दृष्टि विकलांग। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन ए को मैंने टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सी के अंदर कहा गया श्रवण विकलांग को, और यहाँ पे कहा गया सीखना ना सकने वाले, अर्थात सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी। तो यहाँ पे मान लो अभी आपके तीन ही ऑप्शन है, बी, सी और डी। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पे अगर बात की इसमें से करेक्ट ऑप्शन की, तो देखो दृष्टि वाले विकलांग जो होंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब ये दृष्टि वाला तो सही हो गया जो कि बी था। अब डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो देखो प्रश्न में दो मुख्य बातें कही गई, कौन कौन सी कही गई। एक तो कहा गया कि फर्नीचर की तीखी धार जो है उनके किनारों को रुई से क्या कर लेना चाहिए, ढक देना चाहिए, या सुरक्षा के लिए है ताकि टकराने से किसी को चोट ना लगे। मान लो नोक वाली चीज में कोई टकराएगा तो उसके अंदर भुक जाएगी, इसलिए इस पे रखा गया। विशेषकर उन बच्चों को जो चीजों को सीखने देखने में सक्षम नहीं होते हैं और स्पर्श या टटोल कर चलते हैं। फिर आगे थोड़ा सा बात की, छू तथा अनुभव करो, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहा गया था टच एंड फील वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने की बात कही गई है। और यह बात जो है उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो देखने के बजाय स्पर्श के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी ब्रेल, उभरी हुई आकृतियां, बनावट आदि के विषय में। वहीं पे बात करें थोड़ा सा, तो देखने के बजाय स्पर्श के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी ब्रेल, उभरी हुई आकृतियां और बनावट आदि के विषय में बात की गई है। ये दोनों व्यवस्थाएं विशेष रूप से दृष्टि विकलांग या नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए क्या है, उपयुक्त हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो उन्हें आसपास के वातावरण में सुरक्षित रूप से घूमने के लिए फर्नीचर के किनारों को सुरक्षित बनाना जरूरी होता है। बिल्कुल बात सही। जो भाई दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो उनको दिखता तो है नहीं, तो कहीं इधर जाएंगे कहीं उधर जाएंगे, किसी से टकरा भी जाते हैं, वो चीजों को छू कर ही चलते कि हाँ छू के धीरे धीरे टच करके चलते रहते हैं। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिनसे छूने से उनको नुकसान ना पहुंच सके। वहीं पे शिक्षा सामग्री स्पर्श आधारित होने पर ही उसे अनुभव कर सकते हैं। श्रवण विकलांग की बात करें तो सुनने वाले से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बैठ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर, जिसमें कहा गया कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं, कौन से होते हैं। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया उनके आक्रामक को व्यवहार को नियंत्रित करना, या फिर कहा गया उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उदाहरणों और पुरस्कारों को कर देना, या फिर कहा गया प्रत्याहरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता करना, या ऑप्शन भी कहा गया कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कहा गया कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम होता है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे कहेंगे आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना, तो ये भी ज्यादा सही नहीं बैठ रहा है। उन्हें न्यूनतम मानकों तक, मानकों की बात की गई, ये भी नहीं सही बैठ रहा है। प्रत्याहरण के द्वारा ज्ञान, या यहाँ पे उन्हें चिंतन को प्रभावित, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सबसे ज्यादा हमारा करेक्ट बैठता है। थोड़ा सा डिटेल से भी बात कर सकते हैं, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनको हम गॉड गिफ्टेड या गिफ्टेड बच्चे कहा जाता है, वो बच्चों की प्रमुख उनके अंदर कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, तेज सीखने की क्षमता होती है, सृजनता होती है, गहन और स्वतंत्र चिंतन होता है। इसलिए उनके लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम अच्छे माने जाते हैं जो कौन से, जैसे कि उनके चिंतन, खोज और सृजनशीलता को अधिगम अवसर दे,
या उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रखने या रहने, खुली अंतः वाली समस्याएं, शोध परियोजनाओं और उच्चतर स्तर के प्रश्न देने चाहिए। यह बात विकल्प डी में कही गई, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट बैठ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में कहा गया विशेष जातियों और समुदायों के संबंध में विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। अब भाई असफल होते तो क्या उनके में योग्यता नहीं होती, ये कहा गया है। या फिर कहा गया यहाँ पे विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। या फिर कहा गया विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक होता है। या फिर डी के अंदर कहा गया विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को, अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो यहाँ पे इनको देखना है कि कौन से इसमें से चार में से पॉइंट सही होंगे। तो ए में कहा गया बी और डी, बी के अंदर कहा गया सी और डी, सी के अंदर कहा गया ए और बी, और लास्ट में कहा गया बी और सी। तो यहाँ पे कौन से चार पॉइंट में से आपके सही है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी वाला कह रहा है कि इसमें जो सी वाला आपका है और डी करेक्ट होगा और सारे इनकरेक्ट होंगे। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो यह प्रश्न जो है विद्यार्थी की असफलता के कारणों को जो है बच्चे में कमी मानने और प्रणाली शिक्षण में कमी मानने से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे दो दृष्टिकोणों में जांच करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले होगा कि समावेशी, फिर बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार असफलता के मुख्य कारण हो सकते हैं। तो शैक्षिक व्यवस्था की अगर बात करें तो शैक्षिक व्यवस्था और शिक्षण प्रक्रिया में, ना कि बच्चे की जन्मजात क्षमता में। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बाय ऑप्शन समझते हैं कि ऑप्शन ए में कहा गया था कि विशेष जाति या समुदाय के विद्यार्थी जो होते इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह कथन भेदभावपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण है। यहाँ पे जातिवाद की बात की गई, आधुनिक शिक्षा प्रदर्शन के विरुद्ध है, इसलिए ऑप्शन ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे ऑप्शन जो दिए गए थे बी वाला ऑप्शन। बी के अंदर कहा गया है कि बी वाला बताता है कि असफलता इसलिए होती है क्योंकि पुरस्कार नहीं दिए जाते। अब बताओ अगर बच्चों को पुरस्कार न दिया जाए तो क्या कोई बच्चे असफल हो जाएंगे? इसलिए ये जो हमारा एक पक्षी जो हो जाता है वो सतही कारण है, इसलिए ये हमारा जो होता है असफलता का कारण नहीं माना जा सकता। इसके बाद बात करते हैं कथन सी के अंदर। तो कथन सी में कहा गया था विद्यार्थी असफल इसलिए होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक होता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षण अधिगम अपना लिए जाते हैं जो कि विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं होते, इसलिए भी क्या होते हैं विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। और डी के अंदर कहा गया था कि विद्यालय की व्यवस्था जो होती है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग होती है, इसलिए कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके लिए विद्यालय की व्यवस्था उनके अनुरूप नहीं होती, इसलिए भी क्या होते हैं विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी और डी करेक्ट बैठ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण या पैरा को पढ़ते हैं, अर्थात एक पैराग्राफ को दो विद्यार्थी पढ़ते हैं फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं या क्या उनके बीच में सत्यता है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। या फिर कहा गया कि संभव नहीं है कि विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ाना चाहिए। या फिर संभव नहीं है या संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं जाता है। या फिर यहाँ पे कहा गया ऑप्शन डी में संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना होगा। यह बात का इसमें से करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपका डी वाला इसका करेक्ट आंसर बैठेगा। अब क्यों डी ही करेक्ट है और जो यहाँ पे ए बी सी है वो क्यों नहीं सही है, इस पे थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। तो प्रश्न यह जांचता है कि क्या एक ही पाठ को पढ़कर जो हम दो विद्यार्थी अगर पढ़ें एक ही पाठ को तो अलग अलग अर्थ निकालते हैं, और यदि हाँ तो क्यों अलग अलग अर्थ निकालते, इससे संबंधित क्वेश्चन है।
तो बात करें वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति के पास अलग अलग पूर्व ज्ञान, भाषा शैली, रुचियां, मानसिक स्तर और दृष्टिकोण होते हैं। वहीं पे थोड़ा सा बात करें तो पढ़ते समय व्यक्ति अपने अनुभवों और अपेक्षाओं के आधार पे अर्थ बनाते हैं, जिसे हम निर्माणवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे यह बिल्कुल संभव है कि दो विद्यार्थी एक ही अनुच्छेद को अगर पढ़ेंगे तो उनकी पूर्व ज्ञान अलग होता है, उनकी भाषा शैली अलग होती है, पूर्व अनुभव भी उनका अलग होता है, जिस कारण से एक ही पैराग्राफ को दो विद्यार्थी पढ़ के उसका अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे केवल और केवल क्या है, डी वाला करेक्ट बैठ जाता है। और भी ऑप्शन यहाँ पे जैसे कौन से इनकरेक्ट होंगे उनको यहाँ पे हमने डिटेल से लिख दिया है, जो कि वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 67 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश 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 और है, क्या है? ऑप्शन ए में कहा गया सक्रिय सरल, ऑप्शन बी में कहा गया सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन सी में कहा गया निष्क्रिय सरल, ऑप्शन डी के अंदर कहा गया निष्क्रिय और सामाजिक। अब यहाँ पे बात की इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो यहाँ पे सक्रिय जब भी की जाएगी बात वो भी सही होगा और सामाजिक ये भी सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट बैठेगा। अब क्यों बी ही करेक्ट है इस पे थोड़ी सी बात किया जाए तो जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिसको हम एनसीएफ 2005 भी कहते हैं, उसके अनुसार जो होता है अगर मूल दृष्टिकोण की बात किया जाए निर्माणवादी में, तो इसमें बच्चा स्वयं सक्रिय रहकर अपने अनुभवों का ज्ञान का निर्माण करता है और वह केवल जानकारी ग्रहण करने वाला निष्क्रिय पात्र नहीं माना जाता है। इसलिए अधिगम का पहला गुण तो सक्रिय हो जाएगा। दूसरे गुण की अगर हम बात करें तो इस दस्तावेज में यह भी कहा गया था कि सीखना सिर्फ व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं होती है बल्कि सामाजिक प्रक्रिया भी है। बच्चा सहपाठियों के साथ, शिक्षक के साथ, परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, समुदाय के साथ संवाद करके सहयोग व सहभागिता के माध्यम से बेहतर सीखता है। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन इसमें से हमारा जो सक्रिय और सामाजिक है वो वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि एक संरचित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, या फिर कहा गया है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, या फिर यहाँ पे कहा गया है कि विद्यार्थियों को सीखने के किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुशीलन कर सकें, ये चीज बताई जाए, या फिर लास्ट में कहा गया छोटी छोटी इकाइयों का या खंडों में जानकारी को प्रदान करना। अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन स्मरण की बात की गई ये भी गलत हो जाएगा, दूसरे में कहा गया पुरस्कार ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो सेल्फ इवोल्यूशन की बात की गई अर्थात सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। और छोटी छोटी इकाइयों वाला सही हो सकता है लेकिन चिंतन के विषय में ये सही नहीं बैठेगा। थोड़ा सा डिटेल से भी बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे प्रश्न का उद्देश्य यह जांचना है कि छात्रों को स्वतंत्र, चिंतनशील तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने के लिए कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्र एवं प्रभावशाली शिक्षार्थी बनाने के लिए विद्यार्थियों का अपनी सीखने की प्रक्रिया पर स्वयं निगरानी और चिंतन करना सीखना होना चाहिए। इसके लिए जब वे यह कहते हैं कि वे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या रणनीति काम कर रही है, तो अपने अधिगम को स्वयं नियंत्रित कर पाते हैं। इसे स्व अनुशीलन या स्व मूल्यांकन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा विकल्प जो है वो सी वाला केवल करेक्ट बैठता है। अब बात करते हैं अन्य विकल्प, जैसे कि यहाँ पे ए क्यों हमारा सही नहीं है, बी क्यों नहीं सही है और डी क्यों नहीं सही है। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें, किसमें लगाना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा गया पूछना, तर्क करना और निर्णय लेने में, या फिर कहा गया बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्य पत्रक में, या फिर कहा गया प्रत्यास्थन रटना और समझना, या फिर कहा गया ड्रिल और अभ्यास। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर अगर डी की बात किया जाए ऑप्शन में तो ड्रिल और अभ्यास ये भी गलत हो सकता है। यहाँ पे सी के अंदर कहा गया रटना समझना ये भी गलत हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी और ए बचते हैं जो सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा केवल ए वाला यहाँ पे करेक्ट बैठेगा।
अब देखते हैं क्यों यही करेक्ट बैठता है। तो समस्या समाधान कौशल का अर्थ है कि विद्यार्थी किसी भी स्थिति में समस्या को पहचान सके, जानकारी इकट्ठी कर सके, संभावित विकल्पों पर तर्क कर सके और अंत में उचित निर्णय भी ले सके। फिर कहा गया ऐसी क्षमता विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी गतिविधियां सही होती हैं, उससे संबंधित आगे पॉइंट पे बात करें। तो विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछें, तर्क वितर्क करें, विभिन्न जो है विकल्पों में से एक समाधान निर्मित करें। यह सब ठीक ठीक विकल्प आपका ए में कहा गया है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए वाला ही करेक्ट बैठता है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, जिसके अंदर कहा गया कि कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भ्रांत अर्थात जब बच्चे कक्षा के अंदर पहुंचते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी जो पूर्व से अवधारणाएं होते हैं, भूली भटकी या गलत अवधारणाएं होती हैं। अवधारणाओं को जानना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में कहा गया है शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनाता है, या फिर कहा गया शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है, या फिर कहा गया है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, या डी में कहा गया शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल बात सही है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट बैठ जाएगा। डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे बात किया जाए तो जब भी कोई बच्चे बाहर से आते हैं क्लास के अंदर तो उनके अंदर पूर्व से बहुत सारे भ्रांत अवधारणाएं जो होती है मिसकंसेप्शन के साथ में ही वो क्लास के अंदर आते हैं, जो कि प्रभावी शिक्षक सबसे पहले उन्हें जानने की कोशिश करता है कि कौन कौन से उनके अंदर गलत अवधारणाएं हैं, क्योंकि अधिगम तभी सार्थक हो सकता है जब नया ज्ञान जो है उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनको सिखाया जाए। अगर आपको पुरानी चीजों से सिखा के नहीं बताया जाएगा तो आप अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। यदि शिक्षक को यह पता हो कि बच्चे पहले से क्या और कैसे सोचते हैं, कहां कहां उनकी समझ गलत है, तो वह अपनी योजना, उदाहरण, गतिविधि और प्रश्न के अनुरूप ही बनाएगी। इस प्रकार बच्चे की भ्रांत अवधारणाओं को जानना शिक्षक को अपने शिक्षक को या शिक्षण को शिक्षक को अपने शिक्षण को अधिक सार्थक, लक्ष्यानुकूल और बाल केंद्रित बनाने में मदद मिलती है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा केवल डी वाला करेक्ट बैठ जाता है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन जो कि होमवर्क के लिए है, इस पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप डिटेल्स इस क्वेश्चन को यहाँ पे होमवर्क के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको टाइमर भी चलता है, 5 सेकंड के अंदर कमेंट करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके टाइम लेके डिटेल्स इसका पढ़ के क्वेश्चन को आसानी से आप इसका ऑप्शन जो भी सही होगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और सही आंसर जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें तथा साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।